डेट है आज की 28 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे डेली आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हो। इसके अंदर मैं इंक्लूड करूँगा साथ के अंदर जो डेली आंसर राइटिंग हो रही है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो ये होगा हमारा, उसके अंदर में भी हम ईयर वाइज चलेंगे। 2013 का प्रीलिम का पेपर, आंसर इसके आपको खुद देने हैं। और अगर आपको आंसर नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आपके पास में जो भी आपने बुक्स वगैरह लेके रखी हैं जिसके अंदर में सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, ईयर वाइज या पेपर वाइज सॉल्व होते हैं, उनको आपको स्टडी करना है साथ साथ में, ताकि आपका प्रीलिम का काम भी अच्छे से चला रहे। तो 2017 का पेपर, उसको सॉल्व पेपर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको डालता रहूँगा डेली बेसिस पे, आपको उनको सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है कौन सा उसमें करेक्ट है। इससे हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी रिवाइज हो जाएंगे और हमारा मेंस का काम जो चल रहा है वो भी चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, व्हाट विल फॉलो इफ़ मनी बिल इज़ सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। राज्यसभा मनी बिल को अमेंड करेगी तो क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो इनको आप स्टडी कर सकते हो खुद, 4 ऑप्शन, और इसमें से करेक्ट कौन सा होगा वो आप खुद देखोगे। तो जैसा मैंने बता दिया 2013 वाला ये, तो कल भी 2013 होगा, परसों भी, उसके बाद भी। जब 2014 स्टार्ट होगा तो मैं उस टाइम आपको बता दूंगा 2014 स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके अलावा हमारी साइंस की सीरीज़ है, उसके अंदर में हमारी कुछ वीडियोस हैं, वो हमारे वीडियो फिर से कंटिन्यू होंगे और उनको हम कंप्लीट करेंगे, 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो जिन्होंने भी पहले वीडियो देखी हुई है वो मतलब थोड़ा वेट कर सकते हैं। उसके अंदर में वो मैंने डिसकंटिन्यू की थी बिकॉज थोड़ा मैं बिज़ी था, और उसके अलावा उसके अंदर में जो वॉच टाइम था या जो इंडिविजुअल उसको देख भी रहे थे वो ओपन कर रहे थे, उसके बाद क्लोज़ कर दे रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है आपका अपना शेड्यूल होता है, अपने अपने तरीके से लोग देखते हैं, तो अब फिर से लोग उन वीडियो को कंप्लीट तरीके से देख रहे हैं, तो इनको मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। तो 2013 का हमारा ये क्वेश्चन, उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये भी 2013 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो आपको 4 स्टेटमेंट दे के रखी हुई है, इनमें से करेक्ट कौन सी है आपको आइडेंटिफाई करना है। इनको स्टडी करो और कमेंट सेक्शन के अंदर में राइट करो कौन सा करेक्ट है। तो 2 क्वेश्चन हमारे ये हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन, हमारा पार्लियामेंट का सेक्शन ही चल रहा है अभी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंटर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। वो सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें क्या बोलेगा, डिस्पाइट यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन द गवर्नर इज समटाइम नॉट सीन एज विलिंग टू एबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस जुडिशियसली, इम्पार्शियली एंड एफिशिएंटली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। तो क्या बोला गया, यूनिक पोजीशन है हमारी गवर्नर की, पहली बात तो ये बोली गई। उसको काम करना चाहिए जुडिशियसली, इम्पार्शियली और एफिशिएंटली। उसको काम करना चाहिए इस तरीके से वो किसी एक पार्टी का साथ ना दे, एफिशिएंट वे के अंदर करे और जस्टिस की भावना से करे, किसी को भी पार्शियल तरीके से ट्रीट ना करे, उसको करना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो इसके ऊपर कमेंट करो। तो क्या बोला गया इनके द्वारा बोला गया, गवर्नर की एक यूनिक पोजीशन है, ठीक है जी, और उसको कुछ फंक्शन दिए गए हैं लेकिन वो उनको अच्छे से डिस्चार्ज नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर कमेंट करो। तो बेसिकली गवर्नर की यूनिक पोजीशन, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा गवर्नर का यूनिक पोजीशन कैसे है। इंडिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो होती है, और नॉट इक्वल बट पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यूनियन को और स्टेट को दे के रखी है। हमारे सेंटर जो सेंट्रिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अंदर में जो पावर होती है, जैसे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन की जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी या जो म्यूनसिपैलिटी होंगी उनको पावर मिलती है जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट है। सेंटर की गवर्नमेंट से वो पावर फ्लो करती है और वो उनकी पावर को कभी भी टेक ओवर भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है सेंटर को भी और स्टेट को भी पावर। तो इंडिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते भी गवर्नर का एक यूनिक प्लेस है, बिकॉज गवर्नर को स्टेट के अंदर में अपॉइंट किया जाता है। तो ये मतलब एक यूनिक प्लेस के ऊपर लगाया गया है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फेडरल पॉलिटी, गवर्नर हमारा एक यूनिटरी फीचर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और गवर्नर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होता, और ये जो होता है पूरे स्टेट को अच्छे से मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक है। तो उसकी एक यूनिक पोजीशन है, हमने ये बता दिया अभी। अब बताएंगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 356 जिसके अंदर में प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगती है, उसका मिसयूज़ करना। अब तो हालांकि काफ़ी कम हो गया है, लेकिन हमारे 1970s के अंदर में, 80s के अंदर में, जब हमारे पहले कांग्रेस इकलौती पार्टी हुआ करती थी, जैसे ही कांग्रेस की सत्ता छिनने लगती है और वेरियस स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट बनने लगती हैं,
1969 के करीब में। तो हमारी अलग अलग स्टेट के अंदर में अलग अलग गवर्नमेंट बनने लगती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। उस टाइम इसका काफ़ी मिसयूज़ किया जाता है, उसके बाद में इसका मिसयूज़ कंटिन्यू रहता है। उसके बाद में हमारा SR बोमाई केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट बोलता है 356 को आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते और हम इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। तो फर्स्ट सेकंड, रिजर्व करने की पावर जो है वो हमारे गवर्नर के पास है। गवर्नर कुछ ऐसे बिल उसको जो लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में डालते हों या हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर करते हों, वैसे बिल को वो रिजर्व कर सकता है। उनको वीटो वगैरह या कुछ भी ना करने के अलावा वो बोलेगा मैंने रिजर्व कर दिए, इनको अब प्रेसिडेंट देखेगा। तो कई बार केसेस के अंदर में इनका मिसयूज़ किया जाता है आपके किसी बिल को, ताकि स्टेट के जो बिल हैं उनको ज़्यादा समय तक आप अटका सको, उसके लिए यूज़ किया जाता है इसका। फिर आता है हमारा, कई बार हमारा जो गवर्नर है वो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बनता है। वो सेंटर की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एजेंट की तरह काम करता है। उनकी पॉलिसीज़ वगैरह उनको सपोर्ट करने लगेगा, या उनके लिए मतलब जैसे वोट मांगने के लिए चला जाएगा, अपने ऑफिस का दुरुपयोग करेगा, तो उसको न्यूट्रल होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। वो स्टेट के लिए है, स्टेट के लोगों के लिए है, ना कि सेंटर की पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और इन केस ऑफ हंग असेंबली, ऐसी असेंबली की सिचुएशन जब इलेक्शन के बाद में कोई भी पार्टी अपनी सिंपल मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी के दम के ऊपर में सरकार बनाने में असक्षम होती है, तो उसको बोलते हैं हंग असेंबली। ऐसी सिचुएशन के अंदर में गवर्नर का रोल काफ़ी पार्टीशन देखा गया। होना ये चाहिए, जैसे ये हमारे पास में हंग असेंबली का केस आया, इसमें हमारे पास में 3-4 पार्टीज़ हैं, लेकिन किसी के पास भी इतनी मेजोरिटी नहीं है कि वो सरकार बना सकें। तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लार्जेस्ट पार्टी है उस समय, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको इनके द्वारा बोला जाता है कि आप आइए सरकार बनाइए, और उसके बाद आप प्रूव किया अपनी मेजोरिटी। लेकिन काफ़ी केसेस के अंदर में देखने को मिला जो माइनॉरिटी पार्टीज़ थी उन्होंने कोalition को साथ में लेके आए और उनको उन्होंने पहला चांस दिया। तो ये हमारा गवर्नर के द्वारा इस तरीके का अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर में इम्पार्शियल वे में काम किया गया। और इस टाइप के कुछ केसेस हमें देखने को मिले कर्नाटक के अंदर में बीजेपी कांग्रेस के बीच में, और महाराष्ट्र के अंदर में भी बीजेपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में रिसेंटली। उसके अलावा गवर्नर के पास में जो उसका टेन्योर होता है, जनरली तो मतलब 5 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। वो डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। प्रेसिडेंट उसको रिमूव करना चाहे तो कभी भी कर सकता है। और ऐसा देखा गया, सेंटर के अंदर में कोई गवर्नमेंट थी, उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए, सेंटर की गवर्नमेंट जैसे ही चेंज होगी, सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद उन गवर्नर को हटा देगी। इसका मतलब ये आ रहा है कि एक तरीके से आप ये बोल रहे हो गवर्नर की कमिटमेंट सेंटर के प्रति होती है, या गवर्नर की कमिटमेंट सेंटर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके प्रति होती है। उसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज गवर्नर का ऑफिस जो है वो इंडिपेंडेंट होने के लिए बनाया था, इम्पार्शियल होने के लिए बनाया था, लेकिन एक्चुअल में इससे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2010 के अंदर में बोला गया स्टेट गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी तरीके से गवर्नर को रिमूव नहीं कर सकती। हालांकि हम ये नहीं बोल रहे उसको 5 ईयर कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सत्ता चेंज होती है और आप उसको कर दो, रिमूव करो। ऐसे केस के अंदर में हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उसका। फिर आता है वे आउट के अंदर में सरकारिया कमीशन ने कुछ बातें बोली हैं, उनको हम लिख सकते हैं। तो क्या बोला गया सरकारिया कमीशन के द्वारा? इन्होंने बोला जो अपॉइंटमेंट के इशू हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो गवर्नर है वो एमिनेंट होना चाहिए किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, और स्टेट्स के बाहर से होना चाहिए वो, उसके कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं होने चाहिए, डिटैच्ड होना चाहिए उसके अंदर में। और पास्ट के अंदर में भी मतलब उसने ऐसा फॉलो किया भी जाता है कि उसने मतलब पॉलिटिक्स छोड़ दी हो कुछ सालों से, तो ही उसको गवर्नर वगैरह बनाया जाए, ठीक है। और उसको गवर्नर बनाने से पहले इफेक्टिव कंसल्टेशन की जाए चीफ मिनिस्टर से, वाइस प्रेसिडेंट से और लोकसभा के स्पीकर से, ठीक है। उसके बाद उसको सेलेक्ट किया जाए। और इन्होंने बोला कि जितना हो सके वो 5 साल तक का अपना टर्म एंजॉय करे, ठीक है। और अगर उसको आपने रिमूव करना है तो मतलब या तो वो कोई ग्रेव वायलेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, या मतलब कुछ ऐसे चीज़ों से दूर होके जाए, गवर्नर के ऑफिस की डिग्निटी को ख़राब करे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी को ख़राब करे, मॉरलिटी के अगेंस्ट हो, तो ही उसको रिमूव करो। बेसिकली जब भी आप रिमूव करते हो आपके पास कोई कंक्रीट सॉलिड रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पार्टी आपकी सत्ता में आती है तो आप उसको रिमूव कर रहे हो, तो ये होना चाहिए। उसके अलावा रिमूवल की प्रोसेस के अंदर में आप स्टेट गवर्नमेंट को भी उनसे कंसल्टेशन लो। तो ये कुछ चीज़ें बोली गई, इनमें से 3-4 पॉइंट आप याद कर लो और वो गवर्नर के केस में लिखो। गवर्नर का रोल, प्रेसिडेंट का रोल, स्पीकर का रोल, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन आते रहे हैं और अभी भी क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। स्पीकर का इस साल एक्सपेक्टेशन है स्पीकर के रोल के ऊपर और गवर्नर के रोल के ऊपर क्वेश्चन आएगा 2020 के अंदर में, 2021 मतलब 2020 तो अभी चल रहा है, 2021 के अंदर में जो मेंस होने वाला है उसके अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल लाइन के ऊपर होते हैं। जैसे अगर 20 क्वेश्चन है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से आप मान सकते हो, मतलब जिनको आप सोच सकते हो कि वैसे आएंगे ही क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन आप सोच सकते हो। तो जो क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जिनके बारे में आपको
अंदाज़ा है ऐसे पूछे जा सकते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इनको ऐसा प्रिपेयर करो कि इनके अंदर में अप्रॉक्सीमेटली आप अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स लेके आओ, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 से 7 मार्क्स आप इसमें लेके आओ। ये काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्ट देगा। जो भी आप यहाँ पे जो 10 या 7 क्वेश्चन लिखते हो, इससे आपको 100 मार्क्स या 70 मार्क्स आपको डायरेक्टली मिल जा रहे हैं। और ये ध्यान रखना, पेपर 2 के अंदर में 70 मार्क्स 100 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर 2 में, और 70 एवरेज मान सकते हो आप, क्योंकि पेपर 2 के अंदर में कई बार 40-50 मार्क्स भी आते हैं, क्योंकि पेपर 2 में आपको लिखना पड़ता है, जैसे सरकारी या कमीशन आर्टिकल वगैरह लिखने पड़ते हैं, उस कारण से इसमें कुछ लोगों को कम मार्क्स आते हैं। बाकी वाले पेपर में थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर में बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो सुपर तरीके से लिखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन मतलब वो पता होता है कि वो क्वेश्चन आएंगे, उनको सुपर तरीके से लिखो। उसके बाद में कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मतलब आपको आते हैं वो, लेकिन उतने सुपर तरीके से नहीं आते, उनको उस लेवल पे लिखो, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी 5 क्वेश्चन है उसके अंदर में आपको हो सकता है कुछ आए ही ना, कुछ बिल्कुल भी ना आए, तो उनको अगर आपने लिखना हो तो आपको उनको थोड़ा कम टाइम दो उनके ऊपर, और उनके ऊपर जो मर्जी आए मन के अंदर में लिख दो। तो जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है यहाँ से आपको अच्छे नंबर आएंगे, और यहाँ से आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे 5 वाले के अंदर में। और अगर आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी और स्ट्रेटेजाइज करनी है तो 20 क्वेश्चन में से पहले से डिसाइड करके रखो कि मैं 19 क्वेश्चन करने वाली हूँ। उस केस के अंदर में क्या होगा, आपने एक क्वेश्चन को पहले ओमिट कर दिया, मतलब 8 मिनट आपके पास में एक्स्ट्रा आ गए। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो 18 क्वेश्चन का भी टारगेट रख सकते हो। इससे ये होता है आप क्वालिटी इंप्रूव करो बाकी क्वेश्चन में जो आपको आते हैं, बिकॉज यूपीएससी में 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 3 भी हो सकते हैं ऐसे आएंगे जो किसी को भी नहीं आएंगे, मतलब वो टफ़ होंगे, वो जानबूझ के टफ़ डाले होते हैं, तो वो किसी को नहीं आते। आप लिखोगे भी तो उसके अंदर में 1 या 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन है उनके अंदर अच्छे से इन्वेस्टमेंट करोगे, जो पहले वाले में 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ उनको सुपर तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्लस टाइम बचेगा, और एक आपको रिलैक्सेशन होगी कि चलो मैं 19 ही क्वेश्चन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और एक क्वेश्चन 8 मिनट उसका बच रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं आपको सब कुछ लिखना है डोंकीज़ की तरह। एक क्वेश्चन छोड़ के 19 क्वेश्चन लिखो, और स्ट्रेटेजी उस तरीके से प्रिपेयर करो। कुछ क्वेश्चन सुपर लिखोगे, कुछ क्वेश्चन कम सुपर, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से आप लॉजी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो 10, 5 और 4 इस स्ट्रेटेजी से आप चल सकते हो। 10 क्वेश्चन सुपर लिखोगे, 5 क्वेश्चन ठीक है एवरेज लिखोगे, और 4 क्वेश्चन लिखने के लिए लिखोगे, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही उसमें जो आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, आंसर कीजिएगा इनको, और फिर हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।